कहानी की शुरुआत में हम वाकांडा देश की एक बेहद हाईटेक लैब को देखते हैं, जहां चारों तरफ तबाही और घबराहट का माहौल चल रहा है। राजकुमारी शुरी अपनी लैब में पागलों की तरह दौड़ रही है, क्योंकि उसके भाई यानी वाकांडा के राजा टी चाला की धड़कनें बहुत तेजी से गिर रही हैं। शुरी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रियोट की मदद से एक चमत्कारी जड़ी बूटी हार्ट शेप्ड हर्ब का सिंथेटिक मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रही है, ताकि वह अपने भाई की जान बचा सके। लेकिन लगातार उसके सारे प्रयास फेल हो रहे हैं। तभी लैब की एआई उसे अलर्ट करती है कि राजा के दिल की धड़कन सिर्फ 25 प्रति मिनट रह गई है और इस जड़ी बूटी के सफल होने के चांस 30% से भी कम है। शुरी चिल्लाकर कहती है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है, बस इसे प्रिंट करो। लेकिन शुरी को पता नहीं था कि उसका यह प्रयास बहुत देर से किया गया फैसला साबित होने वाला है। जैसे ही वह 3D प्रिंटर से उस नकली जड़ी बूटी को निकालती है, उसकी माँ यानी रानी रामोंडा वहाँ रोते हुए आती है। रामोंडा की भीगी आंखें देखकर शुरी का दिल बैठ जाता है और तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा भाई अब हमारे पूर्वजों के पास जा चुका है। राजा की मौत की खबर सुनते ही पूरी लैब में सन्नाटा पसर जाता है। इसके बाद हम वाकांडा के एक पवित्र जंगल को देखते हैं, जहां टी चाला का अंतिम संस्कार बेहद गंभीर माहौल में किया जा रहा है। पूरे देश के लोग सफेद कपड़ों में रोते और गाते हुए राजा के ताबूत को आखिरी विदाई दे रहे हैं। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा ट्विस्ट आता है और वाकांडा का शाही लड़ाकू विमान उस ताबूत को हवा में खींच लेता है, ताकि उसे राजाओं के गुप्त कब्रिस्तान में दफनाया जा सके। इस हादसे के 1 साल बाद कहानी कुछ दूर आगे बढ़ती है और हम स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस की एक बेहद टेंस मीटिंग को देखते हैं। वहां अमेरिका और फ्रांस के सेक्रेटरी वाकांडा पर आरोप लगा रहे हैं कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर मेटल वाइब्रेनियम को छुपा कर रख रहे हैं, जो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन तभी वहीं दूसरी तरफ हम माली में मौजूद वाकांडा के एक रिसर्च सेंटर को देखते हैं, जहां अचानक कुछ खतरनाक हथियारबंद आतंकवादी ब्लास्ट करके अंदर घुस जाते हैं और वहां के साइंटिस्ट्स को बंधक बना लेते हैं। वे आतंकवादी वहां मौजूद वाइब्रेनियम के टूल्स को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां एक बड़ा धमाका होता है और वाकांडा की महिला कमांडो सेना यानी डोरा मिलाजे की जनरल ओकोये अपनी पूरी टीम के साथ सामने आती है। फिर शुरू होता है एक खतरनाक सर्वाइवल एक्शन सीन, जहां ओकोये और उसकी साथी एनेका बिना किसी बंदूक के सिर्फ अपने वाइब्रेनियम के भालों और एडवांस गैजेट्स से उन सभी आतंकवादियों को पलक झपकते ही धूल छटा देती हैं। इसके बाद सीन फिर से यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहां रानी रामोंडा माइक संभालती हैं और उन सभी देशों के लीडर्स को खरी खोटी सुनाते हुए कहती हैं कि तुम लोग हमारे राजा के मरने का इंतजार कर रहे थे, ताकि तुम हमारे देश के वाइब्रेनियम पर कब्जा कर सको। यह बोलते ही मीटिंग हॉल के दरवाजे खुलते हैं और ओकोये उन सभी पकड़े गए फ्रांसीसी आतंकवादियों को घसीटते हुए फ्रांस के मिनिस्टर के सामने पटक देती है। रानी रामोंडा पूरी दुनिया को सख्त चेतावनी देती हैं कि वाकांडा भले ही शोक में है, लेकिन अगर किसी ने दोबारा हमारी सीमाओं को छूने की कोशिश की तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। इसके बाद कहानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच चल रहे एक सीक्रेट मिशन की तरफ मुड़ती है, जहां अमेरिकी CIA का एक बड़ा खोजी जहाज समुद्र की गहराइयों में वाइब्रेनियम की तलाश कर रहा है। उनके पास एक बेहद एडवांस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन है, जो समुद्र के तल पर एक मेटल की नस को ढूंढ निकालती है। जहाज पर मौजूद डॉक्टर ग्राहम और उनका साथी स्मिटी ये देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाकांडा के बाहर भी वाइब्रेनियम मिल गया है। 2 नेवी ड्राइवर्स को स्पेशल डाइविंग सूट पहनाकर समुद्र के बिल्कुल अंधेरे तल पर भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही वे ड्राइवर्स उस मशीन के पास पहुंचते हैं, अचानक वहां की सारी लाइटें एक एक करके बंद हो जाती हैं और पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है। ड्राइवर्स को पानी के अंदर कुछ अजीब से चमकते हुए जीव दिखाई देते हैं और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक अनजान और बेहद ताकतवर साया पानी के अंदर आकर उन दोनों ड्राइवर्स को खींचकर गायब कर देता है। कंट्रोल रूम में बैठे स्मिटी और डॉक्टर ग्राहम देखते हैं कि उन ड्राइवर्स के लाइफ सिग्नल्स अचानक गायब हो गए हैं। इसके बाद कार्गो शिप के डेक पर तैनात सैनिकों को पानी की सतह पर कुछ अजीब हलचल दिखाई देती है और वे देखते हैं कि नीली स्किन वाले कुछ रहस्यमयी लोग पानी पर तैरते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं। वे लोग एक बहुत ही अजीब और सम्मोहक व्हेल जैसी आवाज में गाना गाना शुरू करते हैं, जिसकी जादुई आवाज को सुनते ही शिप पर मौजूद सभी सैनिकों का अपने दिमाग से कंट्रोल खो जाता है। वे किसी हिप्नोटिज्म के शिकार इंसान की तरह सीधे चलते हुए एक एक करके समुद्र के गहरे पानी में कूदने लगते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे डॉक्टर ग्राहम और स्मिटी को जब बाहर की सिचुएशन का अलर्ट मिलता है, तो वे CCTV कैमरे में अपने ही जवानों को सुसाइड करते देख
दंग रह जाते हैं। लेकिन स्मिटी को पता नहीं था कि बाहर जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि जैसे ही वे दोनों हथियार लेकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, पानी से निकले उन सुपरह्यूमन क्रिएचर्स का हमला शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिकी सरकार के कार्गो शिप पर हुआ यह विनाशकारी हमला एक बड़े इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल जाता है। समुद्र की सतह पर शिप ब्लास्ट होकर पूरी तरह डूब चुका था और CIA को पूरा यकीन था कि इस भयानक तबाही के पीछे वाकांडा का ही हाथ है। वहीं दूसरी तरफ वाकांडा के घने और खूबसूरत जंगलों के बीच बहती एक शांत नदी के किनारे क्वीन रामोंडा और राजकुमारी शुरी पारंपरिक रीति रिवाज के तहत अपने भाई टीचाला की याद में शोक मनाने के लिए बैठी थीं। दोनों आपस में बात कर रही थीं कि तभी अचानक वहां पानी में एक बहुत ही अजीब और डरावनी हलचल शुरू हो जाती है। नदी का पानी तेजी से ऊपर उठता है और उसमें से नीली स्किन वाला एक रहस्यमयी इंसान बाहर निकलता है। इस अजीब आदमी के टखनों पर छोटे छोटे पंख लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह पानी की सतह के ऊपर हवा में तैरते हुए सीधे क्वीन रामोंडा और शुरी की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर दोनों चौंक जाती हैं और तुरंत अपनी वाइब्रेनियम स्पीयर्स भाले तानकर बैटल स्टांस में आ जाती हैं। क्वीन रामोंडा पूरी ताकत से चिल्लाकर पूछती हैं कि तुम कौन हो और वाकांडा की इस बेहद सुरक्षित जगह पर तुम्हारी घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वह रहस्यमयी आदमी बिना किसी डर के मुस्कुराता है और बेहद शांत आवाज में कहता है कि उसे अपनी दुश्मनों से नामोर नाम मिला है, जबकि उसकी प्रजा उसे कुकुलकान कहती है। नामोर उन्हें चेतावनी देता है कि पूरी दुनिया वाइब्रेनियम की तलाश में समुद्र की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और अमेरिकी सरकार ने एक ऐसी खतरनाक मशीन बनाई है जिसने समंदर के नीचे मौजूद उसके साम्राज्य के वाइब्रेनियम को डिटेक्ट कर लिया है। नामोर रामोंडा से कहता है कि वाकांडा ने पूरी दुनिया के सामने अपने वाइब्रेनियम का सच उजागर करके बहुत बड़ी गलती की है और अब उसकी वजह से नामोर के अंडर वाटर किंगडम टैलोकान की सीक्रेसी पर भी खतरा मंडरा रहा है। वह उन दोनों के सामने एक बेहद खतरनाक शर्त रखता है कि वाकांडा को उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को बनाने वाले अमेरिकी साइंटिस्ट को ढूंढकर उसके हवाले करना होगा ताकि वह उसे जान से मार सके, और अगर वाकांडा ने ऐसा नहीं किया तो नामोर सबसे पहले वाकांडा को पूरी तरह तबाह कर देगा और फिर पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ देगा। नामोर के इस खतरनाक अलर्ट के बाद वाकांडा की रॉयल काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है, जहां शुरी और ओकोये इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने का एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। वे नामोर की बात का सच जानने के लिए अमेरिका के CIA एजेंट एवरेट रॉस से चुपके से संपर्क करते हैं, जो उनका पुराना दोस्त था। रॉस उन्हें बताता है कि वह मशीन किसी बड़े सरकारी लैब में नहीं बल्कि बोस्टन के MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली रीरी विलियम्स नाम की एक 19 साल की जीनियस कॉलेज स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल के कमरे में कबाड़ के सामान से बनाई है। शुरी और ओकोये तुरंत अपनी पहचान छुपाकर बोस्टन पहुंचती हैं और रीरी विलियम्स के गैरेज में जाकर उससे मिलती है। लेकिन रीरी को पता नहीं था कि उसकी यह शानदार इन्वेंशन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि जैसे ही शुरी उसे बताती है कि उसकी मशीन की वजह से एक पूरी अंडर वाटर आर्मी उसकी जान के पीछे पड़ी है, रीरी के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक उस गैरेज के बाहर FBI और CIA की गाड़ियां आकर उन्हें घेर लेती हैं, क्योंकि अमेरिकी सरकार को भी शक हो गया था कि वाकांडा के लोग बोस्टन में कुछ बड़ा करने। जहां रीरी विलियम्स अपने खुद के बनाए एक प्रोटोटाइप आयरन हार्ट एक्सोसूट को पहनकर हवा में उड़ जाती है, जबकि ओकोये और शुरी कार से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी हाईवे के एक बड़े पुल पर अचानक टैलोकान साम्राज्य के दो बेहद खतरनाक और ताकतवर वॉरियर्स अटूमा और नामोरा पानी से निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। अटूमा और ओकोये के बीच पुल पर एक बेहद हिंसक और आमने सामने की लड़ाई होती है, जहां अटूमा अपनी अलौकिक ताकत और स्पीड से ओकोये को पूरी तरह से ओवरपावर कर देता है। नामोरा एक हाइड्रो बॉम्ब फेंककर वहां एक बड़ा ब्लास्ट करती है, जिसकी चपेट में आकर ओकोये नदी के तेज बहाव में गिर जाती है और बह जाती है। शुरी अपनी जान जोखिम में डालकर रीरी विलियम्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अटूमा और नामोरा उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। खुद को पूरी तरह फंसा हुआ देखकर शुरी सरेंडर करने का फैसला करती है और रीरी की जान बख्शने के बदले खुद को उनके हवाले कर देती है, जिसके बाद टैलोकान के सैनिक उन दोनों को बंदी बनाकर समुद्र की असीम गहराइयों में ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ओकोये अकेले और बिना शुरी के वाकांडा लौटती है, जहां रॉयल पैलेस के थ्रोन रूम में क्वीन रामोंडा गुस्से से कांप रही थी। राजकुमारी शुरी के दुश्मनों द्वारा किडनैप होने की बात सुनकर क्वीन रामोंडा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे ओकोये को याद दिलाती हैं कि जब उसने डोरा मिलाजे की जनरल की कमान संभाली थी, तब उसने रॉयल फैमिली की जान की हिफाजत करने की कसम खाई थी, लेकिन आज वह वाकांडा के भविष्य और उनकी इकलौती बेटी को दुश्मनों के हाथ में छोड़कर अकेले वापस आ गई है। ओकोये रोते हुए अपनी सफाई
देने की कोशिश करती है और कहती है कि उन अंडर वाटर वॉरियर्स की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है और वे लोग वाइब्रेनियम के हथियारों से लैस थे। लेकिन क्वीन रामोंडा का दिल अपने बेटे को खोने के बाद पूरी तरह टूट चुका था और वे अपनी बेटी को भी खोने का रिस्क नहीं ले सकती थी। वे भारी मन से और कड़े शब्दों में ओकोये को उसकी रैंक और जनरल के पद से तुरंत सस्पेंड कर देती हैं, जिससे ओकोये पूरी तरह टूट जाती है और अपनी स्पीयर वहीं छोड़कर रोते हुए थ्रोन रूम से बाहर चली जाती है। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए क्वीन रामोंडा एक बेहद साहसिक और सीक्रेट कदम उठाने का फैसला करती है और वे सीधे हेटी रवाना हो जाती हैं, जहां नाकिया पिछले 6 सालों से वाकांडा छोड़कर एक इंटरनेशनल स्कूल चला रही थी। रामोंडा नाकिया से मिलकर उसे पूरी सिचुएशन समझाती हैं और उससे विनती करती हैं कि वह अपनी अंडरकवर स्किल्स का इस्तेमाल करके समंदर के उस रहस्यमयी साम्राज्य का पता लगाए और शुरी को ढूंढ कर वापस लाए। वहीं दूसरी तरफ समुद्र की असीम गहराइयों में मौजूद टैलोकान साम्राज्य के एक आलीशान और सुरक्षित महल में शुरी की आंख खुलती है। वहां उसे पूरी तरह से होश में देखकर नामोर उसके पास आता है। नामोर शुरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह उसे खास तरीके से बुना हुआ खूबसूरत गाउन पहनने को देता है जो पानी के अंदर सांस लेने में मदद करता है। इसके बाद नामोर शुरी को अपने साथ लेकर पानी के नीचे बसे अपने विशाल और भव्य शहर टैलोकान की सैर पर ले जाता है। शुरी यह देखकर दंग रह जाती है कि समुद्र की इतनी गहराइयों में भी एक पूरी सभ्यता बेहद खुशहाली से रह रही थी और उनके पास अपना खुद का एक आर्टिफिशियल सूरज था जो वाइब्रेनियम की एनर्जी से चमक रहा था। नामोर भावुक होकर शुरी को अपने अतीत की कहानी सुनाता है कि कैसे 16वीं शताब्दी में स्पेनिश आक्रमणकारियों के अत्याचार और चेचक की बीमारी से बचने के लिए उसकी मां और उनके कबीले के लोगों ने एक जादुई नीले पौधे का रस पिया था, जिसने उनकी बॉडी को पूरी तरह बदल दिया और वे पानी के नीचे रहने वाले सुपर ह्यूमन बन गए। नामोर का जन्म उसी पानी के अंदर हुआ था और उसकी बॉडी में म्यूटेशन होने की वजह से वह हवा में उड़ सकता था और उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी थी। नामोर शुरी को वह जगह भी दिखाता है जहां उसकी मां को दफनाया गया था और बताता है कि इंसानों की लालच और क्रूरता की वजह से ही वह पूरी दुनिया से नफरत करता है। वह शुरी के सामने एक बार फिर अपना खतरनाक इरादा साफ करता है कि वह सतही दुनिया सरफेस वर्ल्ड के देशों को पूरी तरह तबाह करने का प्लान बना चुका है और वह चाहता है कि वाकांडा इस जंग में टैलोकान का साथ दे। नामोर शुरी को एक बेहद डरावनी चेतावनी देता है कि अगर वाकांडा ने उसका साथ देने से इनकार किया तो वह सबसे पहले वाकांडा को ही नक्शे से मिटा देगा। इसी बीच नाकिया अपने एडवांस्ड अंडर वाटर सूट और सीक्रेट गैजेट्स की मदद से टैलोकान के बाहरी इलाकों में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाती है। वह बड़ी चालाकी से पहरेदारों की नजरों से बचते हुए उस जगह पहुंचती है जहां शुरी और रीरी विलियम्स को बंदी बनाकर रखा गया था। नाकिया जैसे ही कमरे के अंदर घुसती है वह शुरी और रीरी को अलर्ट करती है और उन्हें वहां से तुरंत भागने को कहती है, लेकिन तभी वहां पहरा दे रही टैलोकान की 2 महिला वॉरियर्स की नजर नाकिया पर पड़ जाती है और वे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं। अपनी जान बचाने और शुरी को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए नाकिया अपनी सोनिक गन से उन वॉरियर्स पर फायर कर देती है, जिससे वे दोनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती हैं। नाकिया शुरी और रीरी को लेकर तेजी से पानी की सतह की तरफ भागती है जहां क्वीन रामोंडा एक एडवांस्ड वाकांडन एयरक्राफ्ट लेकर उनका इंतजार कर रही थीं। वे तीनों किसी तरह एयरक्राफ्ट के अंदर सुरक्षित पहुंच जाती हैं और वहां से सीधे वाकांडा के लिए उड़ान भरती हैं। लेकिन जब नामोर को अपने महल में वापस आने पर यह पता चलता है कि वाकांडा के लोगों ने उसके साम्राज्य में घुसकर उसकी 2 महिला सैनिकों को मार डाला है और कैदियों को छुड़ा ले गए हैं, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे लगता है कि वाकांडा ने उसके दोस्ती के हाथ को ठुकराकर जंग का रास्ता चुन लिया है। नामोर अपनी आंखें बंद करता है और अपने पूरे साम्राज्य को जंग के लिए तैयार होने का हुक्म देता है। वह अपनी सेना से कहता है कि अब वाकांडा को उसकी इस गुस्ताखी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी कि उनका पूरा इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नामोर अपने साथ हुए इस धोखे का बदला लेने के लिए सीधे वाकांडा की राजधानी पर एक भयंकर और विनाशकारी हमला कर देता है। वाकांडा के लोग अभी संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक शहर के चारों तरफ से पानी के बड़े बड़े फव्वारे फूटने लगते हैं और पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूबने लगता है। नामोर अपनी अलौकिक ताकत और उड़ने वाले पंखों की मदद से हवा में लहराते हुए सीधे रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ता है और अपनी जादुई सोनिक बॉम्ब से वाकांडा की बड़ी बड़ी इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढहा देता है। थ्रोन रूम के अंदर क्वीन रामोंडा और रीरी विलियम्स इस तबाही को देखकर दंग रह जाती हैं। तभी अचानक
नामोर महल के बड़े शीशे को तोड़कर अंदर घुस आता है और पानी का एक बहुत बड़ा रेला रीरी और क्वीन रामोंडा की तरफ छोड़ देता है। पूरा कमरा पानी से भर जाता है और रीरी डूबने लगती है। क्वीन रामोंडा अपनी जान की परवाह किए बिना पानी की गहराइयों में गोता लगाती हैं और बेहोश हो चुकी रीरी को खींचकर पानी की सतह पर ले आती हैं। लेकिन क्वीन रामोंडा को पता नहीं था कि रीरी को बचाना उनके जीवन का आखिरी पल साबित होने वाला है, क्योंकि जब तक सैनिक उन्हें पानी से बाहर निकालते हैं तब तक क्वीन रामोंडा के फेफड़ों में पानी भर चुका था। शूरी जब भागते हुए वहां पहुंचती है और अपनी मां की बेजान बॉडी को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह अपनी मां को जगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्वीन रामोंडा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। नामोर हवा में उड़ते हुए दूर से शूरी को देखता है और कड़े शब्दों में चेतावनी देता है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी और अगर वाकांडा ने एक हफ्ते के अंदर सरेंडर नहीं किया तो वह पूरे देश को समंदर के नीचे दफन कर देगा। अपनी मां की मौत और देश की बर्बादी के बाद शूरी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर अब दुख की जगह बदले की एक भयानक आग सुलग रही थी। वह समझ जाती है कि नामोर को हराने के लिए वाकांडा को एक बार फिर से अपने रक्षक यानी ब्लैक पैंथर की जरूरत है। शूरी हार मानने की बजाय अपने भाई की मौत के 1 साल बाद फिर से अपनी लैब में जाती है। वह नामोर द्वारा दिए गए उस जादुई अंडर वाटर पौधे के डीएनए स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करती है और उसे वाकांडा के बचे हुए वाइब्रेनियम एलिमेंट्स के साथ मिक्स करती है। शूरी का यह फॉर्मूला पूरी तरह से काम कर जाता है और वह सिंथेटिक तरीके से उस विलुप्त हो चुके हार्ट शेप्ड हर्ब, दिल के आकार की जड़ी बूटी को रिक्रिएट करने में कामयाब हो जाती है। शूरी बिना किसी देरी के उस हर्ब का रस पी लेती है और बेहोश होकर एंसेस्ट्रल प्लेन, पूर्वजों की दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन शूरी को उम्मीद थी कि वहां उसे उसके भाई टी चाला या उसकी मां रामोंडा मिलेंगे, मगर वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि किंग किलमॉन्गर खड़ा था। किलमॉन्गर शूरी के गुस्से और बदले की भावना को भांप लेता है और उससे कहता है कि वह बिल्कुल उसकी तरह सोच रही है। वह शूरी को भड़काता है कि नामोर को माफ मत करना बल्कि उसे बेरहमी से मार डालना। इसके बाद जब शूरी को होश आता है तो उसकी बॉडी में ब्लैक पैंथर की अलौकिक ताकत और फुर्ती आ चुकी थी। वह काले और सुनहरे रंग का एक बेहद एडवांस्ड और नया ब्लैक पैंथर सूट पहनकर रॉयल काउंसिल के सामने आती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वाकांडा के सैनिकों में जोश की एक नई लहर दौड़ जाती है। अब वाकांडा और टैलोकान के बीच अंतिम और निर्णायक महायुद्ध की शुरुआत होती है। शूरी और वाकांडा के लीडर्स नामोर को चारों तरफ से घेरने के लिए समंदर के बीचों बीच एक विशाल वाइब्रेनियम कार्गो शिप लेकर पहुंचते हैं। रीरी विलियम्स भी अपने नए और पूरी तरह से हथियारों से लैस आयरन हार्ट सूट में हवा में उड़कर मोर्चा संभाल लेती है, जबकि ओकोए और नाकिया वाकांडा के सैनिकों के साथ शिप पर तैनात हो जाती हैं। तभी अचानक समंदर का पानी खौलने लगता है और नामोर अपनी पूरी टैलोकान आर्मी के साथ पानी से बाहर निकलकर हमला कर देता है। दोनों सेनाओं के बीच एक बेहद हिंसक और रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। शूरी का असली प्लान नामोर को पानी से दूर करके उसकी ताकत को कमजोर करना था। वह बड़ी चालाकी से नामोर को एक खास वाकांडन रॉयल एयरक्राफ्ट के अंदर खींच लेती है, जहां उसने बड़े बड़े हीटर और इवेपोरेटर वाष्पीकरण यंत्र लगा रखे थे। जैसे ही एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है, शूरी हीटर चालू कर देती है, जिससे नामोर की स्किन सूखने लगती है और उसकी ताकत तेजी से कम होने लगती है। लेकिन नामोर भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह अपने भारी भाले से एयरक्राफ्ट के पंखों को काट देता है, जिससे वह विमान सीधे एक सुनसान रेगिस्तानी द्वीप डिजर्ट आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। इसके बाद उस जलते हुए विमान के मलबे के बीच शूरी और नामोर के बीच एक बेहद खूनी और आमने सामने की लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा वार कर रहे थे। नामोर अपने सूखे हुए शरीर के बावजूद अपनी बची कुची पूरी ताकत से शूरी के सूट को फाड़ देता है और अपने नुकीले हथियार से शूरी के पेट के आर पार वार कर देता है। शूरी दर्द से कराह उठती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। उसे अपनी मां की मौत का वो सीन याद आता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी पूरी ताकत समेट कर खड़ी होती है और एयरक्राफ्ट के टूटे हुए वाइब्रेनियम इंजन के कोर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और नामोर की पीठ बुरी तरह से जल जाती है। नामोर अधमरी हालत में जमीन पर गिर जाता है और शूरी अपनी तेज ब्लेड सीधे उसकी गर्दन पर रख देती है। वह उसे जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई टी चाला की सीख याद आती है कि बदला कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। शूरी समझ जाती है कि अगर उसने नामोर को मार दिया तो दोनों साम्राज्यों के बीच ये खूनी जंग कभी खत्म नहीं होगी और मासूम जानें जाती रहेंगी। वह अपनी ब्लेड पीछे खींचती है और नामोर के सामने हाथ बढ़ाकर कहती है कि तुम्हारी जंग पूरी दुनिया से है, वाकांडा से नहीं। अगर तुम आज सरेंडर करते हो तो वाकांडा हमेशा टैलोकान के अस्तित्व और उसके वाइब्रेनियम की रक्षा करेगा। नामोर शूरी की इस समझदारी और महानता को देखकर हैरान रह जाता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए उसके सामने झुक जाता है, जिससे यह विनाशकारी युद्ध हमेशा के लिए रुक जाता है।